उनको लग रहा है कि उनका तैयार है तो वो देख सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि जीएस की प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस नहीं हो रही है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी टॉपिक को उठा रहे हैं और उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक का, जिस टॉपिक से सवाल बन रहा है उस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक वादा आज मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन अभी नहीं, 5 मिनट रुक जाते हैं, विद्यार्थी थोड़ी सी देर आते हैं, मैं रेगुलर आ जाता हूं टाइम से। पिछला कुछ क्वेश्चन आपको याद है? बोलिए। नो? यस? नहीं तो कोई मतलब नहीं बचेगा। अगर आपको प्रश्न याद नहीं है तो कोई अर्थ नहीं बचेगा, फिर जैसे ही आप घर पे पढ़ करके बैठ जाते हैं वैसे ही। एक काम आपको करना है कि जितनी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उन चीजों को आप डेली वाइज, रोज की रोज चीजें आप 3 बार रिवाइज करेंगे, बस खाली 3 बार, ज्यादा नहीं। 3 से 5 बार, 8 से 10 बार मैं खुद ही यहां पे करवा दूंगा। प्रयास ये करूंगा कि 90% जो फैक्ट या कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसको मैं खुद यहां पे याद करवा दूं आपका। जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन को मैंने याद करवाया है। अगर हमने जैसे पहले दिन जो क्वेश्चन लिया था, वो क्या क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा हमसे? कौन सा, कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 76 में। क्या मुख्य बात थी उसकी? उसके तहत पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा एक अध्याय भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया? तो कौन सा था? मूल कर्तव्य था। फिर मूल कर्तव्य को हमने देखा था कि किस भाग में मूल कर्तव्य है? 4 का में। किस अनुच्छेद में है? 51 का में है। किस समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जोड़े गए भारतीय संविधान में? ठीक है, किसके आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है। प्रारंभ में कितने फंडामेंटल राइट दिए गए थे भारतीयों को? 10। किस संविधान से या किस देश से प्रेरित है हमारा ये मौलिक कर्तव्य? रूस से। बहुत सही। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो एक प्रश्न में आपने समेट लिया, और रोज मैं ऐसे पूछता रहूंगा चीजों को, रोज आपका रिकॉल होता रहेगा। लेकिन तीसरे दिन तक जाते जाते मैं पहले दिन वाली बात भूल जाऊंगा। भूलने का मतलब है कि मैं उसे नहीं रिवाइज करवाऊंगा, नहीं तो मैं वहीं के वहीं, जैसे कीचड़ में ट्रैक्टर का पहिया जाम हो जाता है और फिसलने लगता है, वो गियर तो बहुत लगाता है, एक्सीलेटर तो बहुत देता है, लेकिन स्पीड भी बहुत रहती है, लेकिन टायर एक ही जगह रोल करके रह जाता, नाच के रह जाता है। तो मैं एक ही जगह नहीं पुशअप करूंगा, मैं पूरा एक सिलेबस मुझे कवर करना है। जो रणनीति थी कि हम लोग प्रयास ये करेंगे कि पहले टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा। मेरा जो अपना ये कि करीब 3 महीने के आसपास पूरे जीएस की प्रैक्टिस में करवा दूं। 3 से 5 महीने हो सकते हैं। जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, अगर आपको अच्छा लगेगा, आप बढ़ते जाएंगे, बैठते जाएंगे, तो वो, लेकिन मूलतः माना यह जाएगा कि 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा जीएस इतना पढ़ा दिया जाएगा, इतने क्वेश्चन पर प्रैक्टिस आपकी करवा दी जाएगी कि किसी भी एग्जाम में आप बैठ करके अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं कि जीएस का पोर्शन जो हमारा कभी कमजोर था वो कमजोर नहीं होगा। तो जीएस के जो भी ट्रेडिशनल सवाल आते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के जो सवाल पूछे जाते हैं, इनको तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। साथ में हम लोग करंट अफेयर्स के भी सवाल को इसमें देखेंगे, 1-2 सवाल करंट अफेयर्स के भी रहेंगे। बस आपकी जिम्मेदारी यह है कि अपने जिंदगी का 1.5 घंटा घर पे जाकर के
1 घंटा यहाँ पे दे रहे हैं, 1-1.5 घंटा घर पे दे देना। अगर 1 घंटा भी आप दे रहे हो, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं डिस्कस कर रहा हूं बस उतना ही तैयार कर लेना है, उतना ही तैयार करेंगे। ये मत सोचना कि यार इतना तो तैयार हो गया है, उतना ही बार बार पढ़ना है। बस एक काम करना, बार बार पढ़ना, जितना मैं फ्रेम कराऊंगा इसको आप लिखते जाएंगे और उसको आप तैयार करते जाएंगे, और कतई ये नहीं सोचेंगे कि आपका तैयार है। जैसे कभी आप ये नहीं कह सकते कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, संविधान भाग मतलब संविधान के भाग 4 में संशोधन किया गया था, 51 का के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये याद है आपको। लेकिन फिर भी ये रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन करने का मतलब ही होता है कि पहले पन्ने से आप रिवीजन करिए। एक बार अगर आपने दृष्टि केवल डाल दी, आपने देखा 42 लिखा है, 76 लिखा है, सॉरी आपने देखा कि 42 लिखा है, क्या सन लिखा गया है, किस आयोग की गठन की बात की गई थी, कहां से लिया गया है, पन्ने पर नजर पहुंचते ही आप पूरी तरीके से उसका रिकॉल कर लेंगे। लेकिन जब समय नहीं लगेगा, जो आज पढ़ के जाएंगे उसमें समय लगेगा। जो कल पढ़े हैं, मैंने उस दिन भी 2 बार रिवीजन करवाया, अगले दिन भी करवाया, तो आपका वो बहुत सारी चीजें याद हैं। बस थोड़ा सा आपको मेहनत कर लेना है, एक नजर डाल देनी है, बस केवल नजर डालना है, ठीक ना। बस अब जुल्मी की तरह से नजर ना डालना कि जुर्म साबित हो जाए, प्रेम से, मोहब्बत से, इंसानियत से एक नजर डाल देना, ठीक है। आ जाओ कुछ प्रश्न। अच्छा हाँ, कल वाले पहले एक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। कल एक प्रश्न हम लोगों ने दिया था, वो प्रश्न हम लोग कर रहे थे कि पारिस्थितिकी तंत्र की बात थी ना, पारितंत्र के संदर्भ में था कि वास्तव में पारितंत्र को लेकर के किसमें सबसे मतलब अस्थाई पारितंत्र पाया जाता ना, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र, इसमें डिस्कस ठीक से हो नहीं पाया था। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र, हाँ स्थायी या स्थिर कह सकते हैं, स्थिर, सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन जो राइट किया गया था वो क्या था, महासागर। बाकी इसमें वन भी दिया गया था आपको, और क्या क्या ऑप्शन था, एक वन था, दूसरा मरुस्थल था, अगला पर्वतीय। इस पर डिस्कस ठीक से पर्वतीय रहेगा, या पर्वत भी कह सकते हैं, या पर्वतीय कह सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे स्थायी पारितंत्र की अगर बात करें कि सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा था, तो सबसे स्थायी पारितंत्र अगर हम कहें, वॉइस कमजोर है, अच्छा कमजोर तो नहीं लग रही है, मजबूत ही है, बस प्रयास करिए। सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र कौन सा है, इस पर जो डिस्कस हुआ था, जैसे किसी ने वन कहा था, तो वन भी हमने ये कहा था कि पारितंत्र एक शब्द है, परितंत्र एक शब्द है, जिसका अंग्रेजी मीनिंग होता है इकोलॉजी, ठीक है। क्या होता है, इकोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। पारितंत्र कहते किसे हैं, हमने कहा था कि पर्यावरण का वह परिक्षेत्र या वह विशिष्ट क्षेत्र, पर्यावरण का वह विशिष्ट क्षेत्र। अच्छा पर्यावरण क्या है, आपको पता है पर्यावरण, आपको, अच्छा आप ऑनलाइन वाले भी बताएंगे पर्यावरण क्या होता है, आप बताएं। उम्मीद तो है आपसे कुछ, अच्छा चलो, पीछे कोई बता पाएगा, चलो सुन लो, देख लो, पहले पहले पर यही समस्या है, और फिर आपको इस बात का गर्व होता है कि आप जीएस तो बहुत हल्की चीज है। देखो पर्यावरण एक शब्द हिंदी का है जिसे पर्यावरण कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको इन्वायरमेंट कहते हैं, देख लेते हैं, इन्वायरमेंट, ठीक है।
इन्वायरमेंट कहिए चाहे पर्यावरण कहिए, पहले हम पर्यावरण को समझा दे रहे हैं, फिर इन्वायरमेंट को समझाएंगे, ठीक है? कभी भूलेगा नहीं आज के बाद। और देखना कि एकदम मतलब सगे चाचा का लड़का लगेगा पर्यावरण देखने में, मतलब उतना अपनापन दिखेगा कि ये तो एकदम मतलब चाचा का लड़का टाइप का दिखेगा। हाँ, चाचा का लड़का दिखेगा या तो भैया की सड़वाइन टाइप का कुछ लगेगा, कि भैया की साली टाइप का कुछ फीलिंग आएगा कि जिंदगी में भी नहीं अब भूल पाओगे उसको। ये वाला सही है? सुनो, हाँ ठीक है। पर्यावरण देखो, दो शब्द में अगर हिंदी में हम लोग देखें तो पर्यावरण वास्तव में दो शब्दों का योग है। एक शब्द है परि और दूसरा शब्द है आवरण। आवरण, ठीक है? परि का मतलब होता है चारों ओर, क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, या इसी को हम कह सकते हैं घिरा हुआ। अब समझ में आया? पर्यावरण का मतलब है चारों ओर से ढका हुआ या चारों ओर से घिरा हुआ। क्या होगा? चारों ओर से ढका हुआ या चारों ओर से घिरा हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे, अच्छा पहले एक चीज और देख लो, ये तो अर्थ अभी बता रहा हूं, केवल पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ परिधन आवरण बना है, जिसका मतलब होता है चारों ओर से, इसका मतलब होता है घिरा हुआ या ढका हुआ। दूसरी चीज देख लेते हैं, इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, फ्रेंच भाषा सॉरी आंग्ल भाषा में इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे पूछ लेगा कि इन्वायरमेंट किस भाषा का शब्द है, तो आंग्ल भाषा का शब्द है, ठीक है? ये इन्वायरमेंट किस भाषा का शब्द है? आंग्ल भाषा। आंग्ल का मतलब अंग्रेजी तो होता है, और कुछ होता है? आंग्ल का मतलब अंग्रेजी ही होता है। आप लोग सुशील सर से आंग्ल भाषा का अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो आंग्ल भाषा में इसको क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट बोलेंगे। लेकिन ये आंग्ल भाषा वास्तव में फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है इन्वायनेर, एक शब्द है इन्वायनेर से बना है। अंग्रेजी में जो इन्वायरमेंट है यह वास्तव में किस किस शब्द से बना है? इन्वायनेर से बना है। और इसका मतलब होता है आस पास, या इसका मतलब होता है पास पड़ोस। आस पास या पास पड़ोस। पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट के संदर्भ में किस शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आस पास लिखेगा, पास पड़ोस लिखेगा, लगेगा इसका, अभी जब परिभाषा बताएंगे तो आपका लगेगा इसका मतलब तो ये था ही नहीं कि आस पड़ोस का मतलब भी इन्वायरमेंट होता है। अब देख लो, पर्यावरण का आपने शाब्दिक अर्थ देख लिया, इन्वायरमेंट का आपने शाब्दिक अर्थ देख लिया। इतनी बात समझ आ गई है? ये देखिए कि जो पर्यावरण है ये अपने चारों ओर जिस चीज से घिरा हुआ है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। सपोज कर लो बालक, ये एक चुन्नू है। चुन्नू का नाम जानते हैं? चुन्नू। और चुन्नू के आसपास बहुत सारी चीजें हैं। ये चुन्नू जिससे घिरा हुआ है वही उसका पर्यावरण है। इसके आसपास की चीजें इसके लिए पर्यावरण का निर्माण करती हैं। अब इस बात को आप एक तो प्रकृति से जोड़ करके देख लो, और दूसरा आप अपने व्यवहार के जीवन से जोड़ करके देख लो। पहले एग्जाम्पल अगर हम दे अपने क्लासरूम का, आप इलाहाबाद क्यों आते हैं? यहाँ पर वातावरण, पर्यावरण, माहौल है पढ़ाई का, इसीलिए तो आते हैं। कि घर, कमरा नहीं आपके घर में, जैसे ये कमरा यहाँ लेते हैं 3500 4000 का, घर पे कमरा नहीं है? बिल्कुल है। कुर्सी मेज भी घर पे है, बिना 1 रुपया खर्च किया पढ़ सकते थे। क्यों आते हैं इलाहाबाद? क्योंकि यहाँ आप खुद कहते हैं कि अरे यार इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है, पढ़ाई का बड़ा माहौल अच्छा है। कहते कि नहीं कहते हैं? मतलब वह आसपास की चीजें, इस क्लास का आपका पर्यावरण क्या है? आपके आसपास जिससे आप ढके हुए हैं, घिरे हुए हैं। तो किससे आप ढके हुए हैं? किसी फील्ड में आप खड़े हो जाइए, आप किससे घिरे हुए हैं? नदी से घिरे हुए हैं, तालाब से घिरे हुए हैं, पहाड़ी से घिरे हुए हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, बड़े बड़े जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, बादल से घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं। सबसे तो घिरे हैं आप। आपके आसपास वही सारी चीजें तो हैं। वही क्या कहलाता? पर्यावरण कहलाता है। वही पर्यावरण है। आप अपने कमरे में बैठे हैं
और आपके कमरे का पर्यावरण क्या क्या आसपास आएगा? किताब आएगी, बेड हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, आपका कमरे का दरवाजा हो सकता है, आसपास के लोग, कमरे के भैया भाभी लोग हो सकते हैं, ये सब आपका पर्यावरण है। हम मानव या जीव जहां निवास करता है, जहां है, उसके आसपास की चीजें जिससे वह संबंधित हो, वो सब उसका पर्यावरण है। अब पर्यावरण का इतना व्यापक अर्थ है कि आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, यहां तक कि रहन सहन, रीति रिवाज, नाचना गाना, बोलना, टहलना, चलना, ये सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। ये सब हमारे, जैसे कला और संस्कृति अगर एक शब्द हम कहें कि हमारे आसपास समस्त भौतिक प्राकृतिक पदार्थ और मानव के जीवन में या पशु पक्षियों के जीवन के जो भी रीति रिवाज, रहन सहन, लोक कला, संस्कृति है, सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण समझ में आया क्या है? ठीक। अगर एक लाइन में आपको यह बताना पड़े कि पर्यावरण क्या है, तो आप कहेंगे कि हमारे आसपास की वस्तुएं जिससे हम संबंधित हैं, जो हमसे संबंधित है, वही हमारा पर्यावरण है। सब जिससे हम संबंधित हैं, जो हमसे संबंधित है। अब नातेदारी, रिश्तेदारी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सब पर तो निर्भर करते हैं, सब हम पर निर्भर करते हैं। रास्ते का कुत्ता भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, पारिस्थितिकी तंत्र। अभी उस चीज को बताएंगे आपको कि कैसे वो हमारा हिस्सा बनेगा। कैसे? देखो, एक शब्द हमने पर्यावरण का अर्थ देख लिया। पर्यावरण का अर्थ क्या मतलब होता है? चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक है। दूसरा, इन्वायरमेंट आंग्ल भाषा का शब्द है। इन्वायरमेंट वास्तव में फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है? इन्वायनेर से बना है, जिसका मतलब होता आस पड़ोस। तो ये समझ में आएगा, अगर ये सवाल आपसे पूछे कि पर्यावरण के अंतर्गत किस एक चीज को शामिल नहीं किया जा सकता, एक ऑप्शन रहेगा वृक्ष या पेड़ पौधे, पहला ऑप्शन। दूसरा पशु पक्षी, तीसरा मानव और बाज, चौथा अगर कह दे कि आस पड़ोस, और पांचवा कह दें अगर आपसे कि कुर्सी। हाँ, एक और ऑप्शन ले लीजिए, उपयुक्त सभी। सभी हो जाएगा ना? सभी हो जाएगा। आस पड़ोस की चीजें तो जिससे आप एकदम अनिवार्य रूप से लिपटे पड़े हैं, वही तो है आपका पर्यावरण। कैसे आप दूर भाग सकते हैं? ठीक हो गई बात? जो इसमें धीरे धीरे समझो, पर्यावरण जो है, ये पर्यावरण हो गया। अभी पारिस्थितिकी तंत्र समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा क्या नहीं आएगा। कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं आएगा। क्वेश्चन एक ऑप्शन उसमें ये देगा, जैसे आस पड़ोस अगर आप अभी नहीं जाने होते, मैं पहले अगर पूछ लेता ये प्रश्न, तो आप निश्चित तौर पर कहते कि ये नहीं आएगा। क्योंकि जानकारी थी नहीं, तो आप वही कहते कि ये आस पड़ोस का मतलब ये क्या। जैसे आपका जो जनरल कॉन्सेप्ट मैं समझ पाया कि पर्यावरण का मतलब आप प्रकृति से संबंधित चीज समझ रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं केवल। तो नेचर से नहीं जुड़ा, नेचर से तो है, लेकिन वास्तव में इसका क्षेत्र इतना विशाल है कि इतिहास, भूगोल, साइंस, सब कुछ इसमें आ जाएगा। रहन सहन, लोक रिवाज सब आ जाएगा। हम कैसे नाचते हैं, गाते हैं, ये सब पर्यावरण हमारा है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, सब पर्यावरण। कैसे सूते, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, सब पर्यावरण का हिस्सा है। इसीलिए प्राइमरी लेवल के बच्चों में आप देखेंगे सब कुछ उनके पर्यावरण किताब में रहता है। इतिहास, भूगोल, साइंस, सब कुछ रहता है। कहाँ का नाच क्या है, कहाँ का गाना क्या, आपसे नहीं पूछा जाता है। ये सब हमारे लोक और संस्कृति का हिस्सा है। भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? तो ये तो हमारे पर्यावरण में लोक और संस्कृति के तहत आता है। लोक संस्कृति के तहत आता, पर्यावरण का हिस्सा है। अब जितने छोटे से एग्जाम्पल लोगे, जितने बड़े तक जाओगे, सब आ जाएगा। कमरे में बैठ करके पर्यावरण खोज रहे हो, क्लासरूम के बाहर बैठ करके खोज रहे हो, कि पृथ्वी पर खड़े होकर के खोज रहे हो। पृथ्वी पे खड़े होकर के, अगर मान लो पृथ्वी गोला एक है, और इस गोले पर आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और सोचिए कि पर्यावरण क्या है, हु इज द हेल पर्यावरण टाइप, कुछ ऐसा प्रश्न मन में आए, तो आप क्या देखेंगे? परिभाषा आपको क्या बताई गई? आपके आसपास की चीजें जिससे आप जुड़े हुए हैं, क्या हो गया? नदी दिखेगी, पहाड़ दिखेगा, जंगल दिखेगा, तालाब दिख सकता है, कोई हो सकता है कि चील गिद्ध उड़ता हुआ दिख जाए,
सब तो पर्यावरण है, सब पर्यावरण का हिस्सा है। और इसकी जो सबसे जटिल टॉपिक होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो होती है पारिस्थितिकी। और दो शब्द इसमें आपको ध्यान देने हैं, एक पारितंत्र और दूसरा हाँ, ये एक तो पारिस्थितिकी और दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, दो शब्द इसमें हैं इकोलॉजी में, एक तो पारिस्थितिकीय और दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र। ये आपसे पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का, या ये पारिस्थितिकी को ही पारितंत्र कहा गया, पारिस्थितिकी को ही पारितंत्र बोला गया है, या पारिस्थितिकी तंत्र को ही पारितंत्र कह देते हैं। ये समझिए कि पारिस्थितिकी तंत्र को ही पारितंत्र कह देते हैं, बस 60 नहीं हो जाता है। जैसे पैदा हुआ था तो कोरोना था, आज करोना बचा है। करोना जानते हैं, करोना बचा, बाकी कोरोना तो खत्म हो गया, अब कोरोना से करोना हो गया है। जैसे कभी आदमी लव करता था, आज लव करता है। भोजपुरी गाना में क्या बोलते, जैसे उधर बिहारी साइड के लोग तो वी को भी बोलते हैं। तो ये क्या है, पढ़ने में उनको वो चीज, वो अपनी बोली भाषा को समझ नहीं, सुधार नहीं पा रहे हैं, क्षेत्रीयता का प्रभाव है उनके ऊपर। आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है। लव करके भागे हैं घर से, छपरा लौट के न जाएंगे। क्या जरूरत है छपरा जाने की, क्या जरूरत है। सुनो, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी दो शब्द हैं। पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार, जो पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, वो किया गया था अर्नेस्ट वो टेंसले तो तंत्र का प्रयोग करते हैं, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ये पहला व्यक्ति जिसने पारिस्थितिकी शब्द के बारे में, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, माने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और एक आदमी है एजी टेंसले, एजी टेंसले। एजी टेंसले वो पहला व्यक्ति है जिसने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, इको सिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया, टेंसले ने। रटना कैसे है, इसको याद कैसे रखना, इस बात को समझ लो। पारिस्थितिकी तंत्र केवल पारिस्थितिकी की अगर बात करें या इकोलॉजी शब्द की बात करें, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने पहले किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी का प्रयोग किसने किया था, बोलो, अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, किसने, फिर से बोलो, एक बार और बोलो, जोर से बोलो, क्या था। अर्नेस्ट हैकल वो पहला व्यक्ति था जिसने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। लेकिन एजी टेंसले पहला व्यक्ति था जिसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द माने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। तो इकोसिस्टम, तंत्र, टा शब्द आ रहा है, टेंसले में टा शब्द आ रहा है, तो टा को टा से जोड़ दो। अब पूछे अगर कि इकोसिस्टम या की तंत्र का प्रयोग, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, तो टा से का जोड़ देंगे, टेंसले। याद रहेगा, तंत्र का इस्तेमाल किसने किया, बोलो, सब लोग बोलो, टेंसले। तंत्र का प्रयोग किसने किया, टेंसले। तंत्र का प्रयोग किसने किया, याद रहेगा। तंत्र की बात आ गई तो टेंसले, टा से टा जोड़ दो, बस याद है, सदैव याद है। जैसे तुम्हें ऑप्शन दिखेगा कि इकोसिस्टम, तो इसमें भी टा आ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसमें भी टा आ रहा है, और इस व्यक्ति के नाम में भी टा है, टेंसले है, मतलब टेंशन ले नहीं इसका नाम है, बस टेंसले है। तो एजी टेंसले वो पहला व्यक्ति था, एजी टेंसले वो पहला व्यक्ति था, एजी टेंसले वो पहला व्यक्ति था जिसने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, हाँ ठीक है, हो गई बात, फाइनल हो गई बात।
अब आप बताइए, महासागर सबसे स्थिर तंत्र है? महासागर स्थिर तंत्र बताया गया कि वह पारितंत्र जो सर्वाधिक स्थिर हो। वन क्या स्थिर है? नहीं है। अब स्थिर है मतलब वन चल करके कहीं थोड़ी भाग जाएगा कि मतलब आज यहाँ जंगल था, सुबह जंगल टहल, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जंगल पैर चल करके कहीं भाग जाएगा। लेकिन स्थायी नहीं है। स्थायी इज द सेंस कि कभी जंगल में आग लग खत्म हो गया, पौधे सूख गए, बर्बाद हो गया, पशु पक्षी वहां से चले गए, खत्म हो गया, बारिश हुई, बाढ़ आई, सूखा पड़ गया, सब खत्म। इन महासागरों का जल क्या खत्म हो सकता है? भाई इस धरती पर कितने बड़ी मात्रा में है तो जल। तो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में, विभिन्न तरह के पारिस्थितिकी तंत्र में जब आप देखेंगे तो सबसे स्थायी जो होगा वो क्या होगा? महासागरीय पारितंत्र सबसे सर्वाधिक स्थायी माना जाता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो बच्चे भी देख लें। कोई तकलीफ हो, अगर पीड़ा हो तो बता सकते कमेंट बॉक्स में। हाँ ठीक लिखे। आदर्श यादव लिखे परिधन आवरण से बना है। पर्यावरण अर्थात चारों ओर से घेरता है, पर्यावरण होता। बहुत सही। थोड़ा डार्क मार्कर इस्तेमाल करें। अच्छा, हाँ ठीक है, जैसा आदेश। हाँ ठीक है, बाकी सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी है, ध्यान से सुनो जो बात बताई जा रही है। शिष्टाचार पे ज्यादा ध्यान ना दो। ये बात समझ आ गई? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। एक क्वेश्चन और लिखो। मीथेन गैस का उत्पादन, मीथेन गैस का उत्पादन, लास्ट में पूछिए, हम समझ रहे थे। प्रश्न क्या लिखा आपने? मीथेन गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां से होता है? मीथेन गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां से होता है? मीथेन गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां से होता है? ऑप्शन ये, खेतों से। ऑप्शन बी, दीमक की बाम्बी से। ऑप्शन बी दोनों। ऑप्शन डी कोई नहीं। रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज कम से कम 10 से 12 15 क्वेश्चन करवाना है। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे। जरूर नहीं कि आज लास्ट ही टॉपिक है, ये आता रहेगा। रोज हर सब्जेक्ट के सवाल आपको मिलेंगे, तो जो आपके मन के सवाल हैं वो जरूर आ जाएगा उसमें। ठीक है, बस टारगेट ये रहता है कि भटके ना। करीब 15 से 17 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, एक प्रश्न पर डिस्कस किया हूं मैं पारिस्थितिकी। अब फिर से मैं अगर चारों समझाऊंगा तो मतलब एक प्रश्न भी नहीं करवा पाऊंगा। वादा हमने किया था 20 क्वेश्चन का,
तो अन्यथा ना लीजिएगा। जहां लगेगा डिस्कस की जरूरत है मैं खुद कर दूंगा, लगेगा कि इग्नोर करने की है तो इग्नोर कर दूंगा, अन्यथा ना लेंगे। बस ये है कि जिस दिन आप उससे पढ़ के निकलेंगे एक भी सवाल आपके मन में बचेगा नहीं। 90% सवाल मैं कवर करवा दूंगा, आपका तैयार करवा दूंगा, बस इतना कह सकता हूं। आज ही सोचिए कि अभी अपना भी परीक्षण कर लें, इनका भी कर लें, तो ये सर्वथा अनुचित है। आगे देखो, मीथेन गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां से होता है? चलो टिक करो, टिक करो, बताइए एक बार। हाँ, क्लास की टाइम यही रहेगी पंकज जी, 9:30 से 10:30 के बीच में क्लास की टाइमिंग रहेगी। 9:30 से 10:30 तक, अभी 1 घंटे ही चल पाएगी क्लास। मीथेन गैस का उत्पादन, एक तरफ से आप लोग आंसर करना स्वेच्छा से शुरू कर दीजिए। हाँ, कल से आप लोग एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली, जो बच्चे सीरियस है पढ़ने के लिए, वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली अलग से किताब बनाएंगे, ठीक है? एक नोट्स ले आएंगे पतला सा, और सेम बात आप लिखते चलेंगे और वही आप रिवीजन करेंगे, ठीक है? सोर्स आपको मैटर खुद से तैयार करना है, रिवीजन के वक्त देखना, जो भी एग्जाम सामने आएगा उसको देखना। मीथेन गैस, पीछे से आप बताइए, ऑनलाइन वाले भी ऑप्शन करते रहेंगे अपना। सी, आप कौन सा? बी? ई कहाँ है? ए? अच्छा ठीक है, ए। आप आप जिसको कंफर्म नहीं वो मन में सोच ले कि हमको आता नहीं, लेकिन फला वाला तुक्का मार रहे हैं, तो तुक्का भी अपना देख करके चलते हैं, देखेंगे कि किसका तुक्का सही हो जाता है ना, ये भी आपको देखना, चेक करना है। आप बोलिए सी। आप पीछे, आप लोग सी, सुन के मत कहना, सब तर्क भी पूछ लेंगे कि क्यों सी हो रहा है। बोल बच्ची, डी लग रहा है, डी लग रहा है। चलो देखो क्या, हाँ तो अब आ रहा हूं ना मैं। देखो इसका जो सही उत्तर होगा, वो सही उत्तर उपरोक्त में से सी होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। अब मीथेन गैस निकलते कहां कहां से हैं? इसका मतलब धान की खेती से भी निकलता है, ठीक है? दीमक की बाम्बी से भी निकलता है। दूसरी चीज, बाम्बी मतलब दीमक, जैसे मिट्टी नहीं कर लेते हैं किसी लकड़ी पर, किसी, वही बाम्बी बोली जाती है। हाँ, वही बाम्बी, उसी को कहते हैं, एक शब्द है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो वैसे ही दीमक का जो घर होता है उसको बाम्बी कहते हैं, दीमक की बाम्बी। तो उससे भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और कहाँ कहाँ से होता है? जहां पे पशुएं, जैसे गौशाला कह सकते हैं, एक शब्द अगर देखें तो गौशाला से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगली चीज, दलदली क्षेत्रों से, दलदली क्षेत्रों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस के बारे में 4 बातें। एक बात क्या, धान की खेती से, ठीक है? धान की खेती में मीथेन गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इसी मीथेन गैस को सूंघते सूंघते धामिन नाम का सांप, धामन नाम सुना है? धामन बहुत ही प्यारा सांप होता है, जिसे घोड़ पछाड़ कहते हैं। कुछ ना होगा, अरे ये बकवास है, धामिन कुछ नहीं करती है। जैसे पशुओं में गाय होती है, वैसे सांपों में धामन होती है। धामन के ना तो पूंछ में जहर होती है, ना ही उसके विष होते हैं। धामन बहुत, आपको देखते ही धामन गाय की तरह से भागती है। कभी, जैसे एक अफवाह है जो हम भी बचपन में सुने हैं, कि धामन अगर अपने पूंछ से मार के पानी में कूद जाए, तब समझ लो आदमी खाल छोड़ छोड़ के मर जाएगा। पूंछ से आपको मारे और वो जा करके पानी में कूद जाए, तब आप समझिए कि 2 घंटा के अंदर खाल छोड़ छोड़ करके मर जाएंगे। इसीलिए आदमी भागता था। जबकि धामिन वास्तव में जहरीली नहीं होती, ना तो उसके दांत में विष होता है, ना उसके पूंछ में विष होता है। ये एक किवंदती, एक बकैती केवल है। तो उसी गैस की वजह से
वो धान के खेतों में धामन रहती है। अब जो लोग धान काट रहे होंगे वो डरेंगे नहीं, वो बैठी नहीं रहती है, चूहे की तलाश में जाती है, क्योंकि खेतों में चूहे पाए जाते हैं, खेतों में चूहे पाए जा रहे हैं। और चूहा खाने के लिए कौन जाएगी? दामन जाएगी या और सांप जाएंगे। इसीलिए देखो, चूहा के चक्कर में चूहा के चक्कर में एक तो सर्प खेतों में जाते हैं, और दूसरी चीज कि एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं केचुआ। केचुआ का नाम सुना है? सांप और केचुआ, ये दोनों को किसान मित्र कहा जाता है। सांप और केचुआ दोनों किसान मित्र हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कि किसान मित्र कौन सा जीव है, तो आप कह दिए क्या? केचुआ। सांप जानते थे? आज जान लो कैसे है। अब वो हाथ मिलाएगा थोड़ी, आओ आओ हाउ आर फार्मर, ऐसे थोड़ी करेगा कि हाउ आर फार्मर आई एम स्नैक, ऐसा थोड़ी बोलेगा। वो बस ये है, इसलिए माना जाता है। केचुआ क्या करता है? जब जमीन में केचुआ रहता है तो वो चालता है जमीन को और भरभरी बना देता है। किसान जमीन को गुड़ाई करता है, उसकी उसमें जुताई करवाता है, ताकि वो उर्वरा बना रहे उसमें, और वो भर भर मिट्टी बनी रहे। वो काम केचुआ खुद ही कर दे रहा है। तो फसलें, जैसे मान लीजिए कोई आलू का खेत है, अब उसमें मान लीजिए अब केचुआ है, तो वो क्या करेगा? जो आलू की मेड़ होती है उसमें केचुआ है, वो मिट्टी खा खा के भरभरा बना देगा उसको। अब आलू का जो मेड़ होती है वो जगह एकदम भरभरा पा गया। अब आलू कहाँ जगह पा गया, तो अब आलू इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? मिट्टी जब फुल फुल होगी, फुल फुल समझते हैं, ढीली डाली भरभरी मिट्टी होगी, तब आलू का आकार बढ़ जाएगा। इसीलिए किसानों का मित्र क्या बोला जाता है? केचुआ बोलते हैं। सर्प कैसे मित्र हो गया? सर्प चूंकि चूहा खाने के चक्कर में जाएगा, चूहा मारते मतलब वो नरक मचा देते हैं धान और गेहूं में, कि फसल का फसल काट के गिरा देते हैं। चूहा का दांत होता है साइड वाला, जो कैनिन, किसी दिन बताएंगे, मोलर होता है, प्री मोलर होता है, कैनिन होता है, जो दांत हमारे पास होते हैं। कई तरह के दांत हैं। अब एक दांत यहाँ किनारे वाला देखेंगे तो थोड़ा सा नुकीला होता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। यही दतवा चूहवा में बढ़ जाता है, हमेशा बढ़ता है, रोज बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। तो वो थोड़ी है कि आप मतलब जिद के मारे गणेश भगवान नाराज हो गए तो चूहा काट देगा आपका किताब। अरे गणेश भगवान उसको श्राप दिए हैं कि तुम्हारा दांत दोनों रोज बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ, हर तीसरे चौथे दिन बढ़ जाता है। अब अगर वो कुछ काटेगा नहीं तो दांत उसका घिसेगा नहीं, तो दांत गणेश भगवान की तरह बाहर निकल जाएगा। और गणेश भगवान से चूहा की बहुत दुश्मनी है कि जैसे अपना दांत निकाले हैं वैसे हमारा भी निकलवा रहे हैं। तो गुस्सा के मारे वो काटता, जो कुछ पा जाता है, लकड़ी पा जाएगा, किताब पा जाएगा, गद्दा रजाई पा जाएगा, सब काटेगा। ऐसा नहीं कि भगवान ने श्राप दिया है। जैसे बचपन में लोग कहानी सुनते थे कि एक बार गणेश भगवान चूहा की सवारी करके जा रहे थे। अब चूहा से बिल्ली को देख, अब गणेश भगवान उसी बात में उन्होंने श्राप दे दिया, भर जैसे हमको गिरा वैसा सबका काट काट के गिराओगे। ये थोड़ी श्राप कोई दिया था, वो है उसका नेचुरल, ऐसी प्रकृति है कि उसका दांत बढ़ जाता है, इसलिए वो काटता है। ठीक हो गई बात? मिटा दें, लिख लीजिए इसको आप लोग। सर जी मार्कर में स्याही डाल लीजिए। बालक डाल तो दिया हूं, कितना स्याही डाल दूं मैं? थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है, मैं उसको कम करवा ले रहा हूं, ये कर सकता हूं। ध्यान से आप लोग देखिए। अभी यहीं पर सपना चौधरी का फोटो दिखाता तो सब क्लियरिटी के साथ दिखता, एकदम साफ साफ दिखता। आंखों में पलक के ऊपर कौन से रंग का आईलाइनर बोलते हैं उसको, आईलाइनर लगा है? नहीं, पलकों के ऊपर कुछ पोता जाता है, पलक ऐसे बंद करके कुछ ऊपर भी लगाया जाता है, देखें कभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ठीक चल रहा बालक? ब्रजेश कुमार मौर्य ऑप्शन ये बताए थे बाबू। अब आपका उत्तर सही हो गया हुआ मुझे लग रहा है। स्लो आ रहा है सर, क्या स्लो? आवाज बहुत कम आ रही, चेक चेक करिए इसको।
चलिए एक प्रश्न और ले लीजिए, एक प्रश्न आप ले लीजिए। वह सुल्तान, लिख लो, वह सुल्तान जिसने खलीफा की परंपरा को नकारते हुए स्वयं स्वयं को खलीफा घोषित किया। वह सुल्तान जिसने खलीफा की परंपरा को नकारते हुए स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। 4 प्रश्न आपके सम्मुख, सॉरी एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन हैं। प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने खलीफा की परंपरा को नकारते हुए स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ऑनलाइन वाले ऑप्शन अपना अपना पसंद करके कमेंट बॉक्स में कर लीजिए। ऑफलाइन वाले आप लोग एक तरफ से मुस्कुरा करके आंसर करना शुरू कर दीजिए। तुक्का मारिए, कुछ आता हो तो बताइए, बस जल्दी जल्दी आंसर करिए। आगे से बताइए, शुरू बोल बच्ची, बोलो, पीछे क्रम से बताते चलो। बगल वाले पड़ोसी राज्य, बोल बेटी, क्या है, क्या लग सकता है? लो बजरंग बली का नाम, आंख बंद करो एकदम। पीछे सी हो सकता है, और इधर कोई अलाउद्दीन, और कोई बी, एक बदमाशी करते हैं विद्यार्थी, गूगल खोल के बैठे रहते हैं, ठीक ना? हाँ ठीक है, लग रहा है चेहरे से ही। देखो कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कोई डी के साथ नहीं जा रहा। कौन है वो ईमानदार व्यक्ति जो डी के साथ जाए? कोई ना? सुनो, राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, बल्कि कौन है? मुबारक शाह खिलजी, जो अलाउद्दीन का बेटा था, उसका उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। कैसे, वो देखो बात को। अब देखो, अगर इस्लामी परंपरा में हम देखें तो जो भी प्रशासनिक मुखिया होता है, जिसको प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया होता है, उसकी एक हायरार्की चलती है। मतलब नीचे से ऊपर कह सकते हैं पदानुक्रम, या ऊपर से नीचे कह सकते हैं पदानुक्रम, कि किस पद के बाद कौन मुखिया बनेगा। पहले इस बात को समझ लो। पहले हम ये देख लें कि इस्लाम धर्म में वास्तव में, इस्लाम धर्म में वास्तव में अगर देखें तो सबसे पहला जो स्थान है वो किसका होगा प्यारे बच्चों? अल्लाह का होगा, ईश्वर का होगा। अल्लाह ने आदेशित किया पैगंबर को कि पैगंबर तुम जाओ और मेरे संदेशों का इस दुनिया में प्रसार करो, प्रचार करो। ठीक है, अल्लाह के बाद सेकंड नंबर पर कौन आ गया? पैगंबर। और पैगंबर के मरने के बाद जिन लोगों ने इनके विचारों का प्रचार और प्रसार किया, उसे क्या बोला गया इस्लाम धर्म में?
खलीफा बोला गया। आदमी कहता है बहुत बड़े खलीफा ना बनो, इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा प्रचारक, बहुत बड़ा नेता ना बनो, सामने बता रहे हैं, बहुत बड़ा नेता नहीं बनना है। माने इस्लाम का प्रसार करने का जिम्मा पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जिन लोगों ने इस्लाम धर्म का प्रसार करवाया, उसी को बोला गया खलीफा। खलीफा और कोई दूसरी चीज नहीं है। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसी को अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त नहीं किया था। ये खुद से पैगंबर ने तो कह दिया था कि मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं, आखिरी नबी और रसूल हूं। मेरे मरने के बाद इस्लाम धर्म का ना तो पैगंबर आएगा ना तो कोई आएगा। लेकिन अगर ये लीडरशिप ना देते तो शायद इस्लाम आज दुनिया के कोने कोने में ना फैलता। अल्लाह ने आदेश दिया पैगंबर को, पैगंबर के मरने के बाद, मोहम्मद साहब के मरने के बाद जिन्होंने नेतृत्व किया उसको बोला गया क्या? खलीफा। 4 खलीफा इस्लाम धर्म में होते हैं, अबू बकर, उमर, अली, उस्मान। कितने? 4। कितने खलीफा? 4। अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, 4 खलीफा होते हैं। इस 4 खलीफाओं को पीसीएस में पूछा गया, वनडे में पता ना पूछेगा कि नहीं, भाड़ में जाए। आगे देखो, खलीफा के बाद अब जो इस्लामिक राज्य का नेतृत्व करेगा उसको बोला जाएगा सुल्तान। क्या बोलते हैं उसको? सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत में जो कर रहे थे शासक, वो क्या कहलाए? सुल्तान। अंग्रेजी में कहा जाता है SULTAN, सुल्तान, ये तो बोलेंगे। तो सुल्तान से, जैसे इलाहाबाद का निवासी होता है, प्रतापगढ़ होता है, आजमगढ़ का होता है कि नहीं होता है? जैसे मेरा आजमगढ़ी हो सकता है, ठीक है, बिहार का बिहारी हो सकता है, वैसे ही तनत सुल्तान का सल्तनत। पहले तो सुल्तनत कहा जाता था कि दिल्ली में वंश की स्थापना हुई, या सुल्तनत शासन कैसे होता था। अब जैसे कोरोना, वैसे ही सुल्तनत से क्या हो गया? सल्तनत हो गया। बस सिंपल सी लॉजिक है। सुल्तान नेतृत्व कर रहा है। अब अगर आपसे पूछें कि अगर सुल्तान राज्य कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, इस्लामिक राज्य का मुखिया है, तो किसके अधीन रहेगा? इसके ऊपर किसका हाथ रहेगा? खलीफाओं का। इसके ऊपर किसका हाथ रहेगा? खलीफाओं का। इस्लामिक राज्य के व्यक्ति मुखिया को, किसी भी इस्लामिक राज्य के मुखिया को जब तक खलीफा की मान्यता प्राप्त नहीं होगी तब तक वह मुख्य रूप से इस्लाम का प्रतिनिधि नहीं माना जाएगा। धीरे धीरे बैठते रहिए, आकर के आप लोग धीरे धीरे बैठते रहिए। जब तक किसी खलीफा का मान्यता नहीं मिलेगा, तो दुनिया में पहली जब मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान बना था, तो उसने खलीफा से अपने पद की वैधानिकता का मान्यता प्राप्त किया था। पहला, दुनिया का पहला वह शासक जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया, गौरी। लेकिन हमको बात देखनी दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में पहली बार ऐसा हुआ अल्तमस के समय, इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश 1228-29 ईस्वी में अरबी खलीफा से उसने अपने खलीफा पद की वैधानिकता को प्राप्त किया, सॉरी, सुल्तान पद की वैधानिकता को प्राप्त किया। अर्थात कि पहला दिल्ली सल्तनत सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने खलीफा से अपने सुल्तान बनने का प्रमाण पत्र लिया। दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश पहला सुल्तान था, उसने अरबी खलीफा से अपने सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त करी। ठीक हो गई बात? और ये परंपरा चलती रही और चलती रही अलाउद्दीन खिलजी के समय तक। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा, मतलब खिलजी वंश को ही क्रांति के नाम से जानते हैं। खिलजी ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार धर्म निरपेक्ष सत्ता को स्थापित किया। धर्म निरपेक्ष सत्ता को स्थापित किया किन्होंने? खिलजियों ने, पहली बार। और जब इसका उत्तराधिकारी बनता है मुबारक शाह खिलजी, तो इसने
एक बहुत ही अच्छा कार्य ये किया अपने संदर्भों में कि इसने कहा कि अब मैं किसी भी खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं करूंगा, बल्कि मैं खुद ही खलीफा उल मोमिनीन हूं। स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया कि मैं खुद इस्लाम का नेतृत्व करता हूं, मुझे स्वयं अल्लाह ने आदेशित किया है। और स्वयं इसने क्या किया, अपने आप को इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या होगा, मुबारक शाह खिलजी। कल्याण हुआ कुछ तथावस्तु। बता दिया बाबू, क्लास की टाइमिंग यही रहेगी 9:30 से 10:30। आवाज कट जा रही, कई बार बोल रहा हूँ इसीलिए मैं। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं सर, आपका सुझाव हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया जाएगा, इस पर अमल किया जाएगा। ठीक हो गई बात, मिटा दे इसको, रुक जा रहे हैं ऊपर वाला तो मिटा सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे फ्री में अभी चल रही है, बस जल्दी वो ऐप पे चली जाएगी। अभी फ्री वाला डाटा दे रहे हैं जियो की तरह से, जब आदी हो जाएंगे जहर पीने के तब 599 कर देंगे। हाँ, और पहले महीना 30 दिन का होता था, अब 26 दिन का कर देंगे। 28 दिन का, यही अगर बर्दाश्त आप लोग करते रहे तो महीना सिकुड़ करके इतना छोटा हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम हफ्ते का रिचार्ज करवाएं कि महीने का करवाएं। हो गया ना। ये देखिए लेटेस्ट न्यूज है, महीना दुबरा रहा है, कमजोर हो रहा है, कुपोषित हो रहा है। तो 30 दिन का महीना 29 दिन तक आ गया, फरवरी वाला 28 दिन तक आ गया, कहीं कहीं तो बेशरम हो गए सब 26 दिन का महीना कर दिए हैं खाली रिचार्ज वाले सिस्टम में कि कम डाटा देना पड़े। 1.5 GB डाटा ऐसे खत्म होता है, 1.5 GB डाटा ऐसे खत्म होता है, बस ठीक नहीं है। आगे अगला सवाल देख लो। समय है ना अपने, अभी तो है 5 मिनट, एक सवाल और हो सकता है। एक सवाल और आप लोग ले लीजिए, एक सवाल और आप लोग ले लीजिए। कौन सा सवाल दे दें? चलो हिस्ट्री से उठा लेते हैं। नहीं, सोच रहा हूँ किसी ने कह दिया ज्योग्राफी का दे दूं तो ज्योग्राफी का दे रहा हूँ, रुको। अच्छा, क्वालिटी से फोटो खींच के लाता हूँ प्रश्न का। जब तक डीजी नहीं है तब तक ऐसे ही काम चलाइए। सटा ले एकदम। देखो भाई, हर चीज को होट लगाना ठीक नहीं ना। हाँ, कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। चलो एक प्रश्न ले लेते हैं, लिख लो, प्रश्न लिख लो। ओजोन परत अवस्थित है, या ओजोन परत अवस्थित है। हाँ, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत, O3 कहते हैं ना शायद। ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत अवस्थित है। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, दूसरा है क्षोभ सीमा में। पहले ऑप्शन देख करके तब आप लोग प्रयास किया करिए।
क्षोभ सीमा में। तीसरा है प्रकाश मंडल में। चौथा ऑप्शन है समताप मंडल में। एक एक लोगों से पूछेंगे, घबराने का नहीं, लिख लो। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों प्रश्न भी लिखते चलो, काम चोरी ना करना ईयरफोन लगा के। आवाज बहुत स्लो आ रही है, चलो किसी तरह से बर्दाश्त कर लो। आज बर्दाश्त कर लीजिए किसी तरीके से, दिल पे पत्थर रख के आज बर्दाश्त कर लीजिए, काहे नहीं। देख भाई, चौराहे पर बहुत सारी अच्छी चीजें दिखती हैं, तो क्या करते हम, दौड़ के खा लेते हैं। बर्दाश्त करना सीखो। हर सुंदर चीज, मैं बार बार कहता हूं कि हर सुंदर चीज आपके लिए नहीं है, लेकिन आपकी नजरें इतनी कातिल हैं। अब देखो प्रश्न क्या है, ओजोन परत अवस्थित है कहां पे? क्या आंसर आप लोग कर रहे हैं? समताप मंडल। कोई ऐसा व्यक्ति जो समताप मंडल से इतर अलग उत्तर करे? आप बताइए, सुन के मत बताना, बता रहा हूं बहुत गंभीर सवाल है, गलत हो जाएगा जैसे रोज की तरह से। बोलो। पीछे पीछे बिट्टी, आप भैया, आप लोग सब एकदम ठीक, हम भी बराती। आप पीछे, सबको पता क्या है इसका आंसर? ए वाला, बी वाला? जानबूझ के बदल रहे हैं, आप तो उनके समर्थक थे। हम जान रहे कौन सपाई है, कौन भाजपाई, कौन कांग्रेसी है। बोल बच्ची। समताप मंडल है, अच्छा। पीछे आप, ठीक है आ जाओ। सही उत्तर आप लोग बता ही रहे हैं, तो हम भी बता रहे हैं समताप मंडल ही है। लेकिन कुछ अतिरिक्त चीजें समझ लीजिए। अतिरिक्त चीजों का मतलब है कि ए हो गई हमारी अर्थ, पृथ्वी। और जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, जब हम पृथ्वी से ऊपर बढ़ते हैं, तो कौन कौन सा मंडल मिलता है हमको, और किस मंडल की क्या विशेषता होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। पहले दिन की क्लास में थोड़ा सा हमने इस पे डिस्कस किया हुआ था कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी पड़ी है। ठीक है, कितना? 23.5 डिग्री ये झुकी पड़ी है। और जिसके कारण 23.5 डिग्री झुकने के कारण ही हमारे जो पृथ्वी या धरती पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव ये पड़ता है कि दिन रात का होना, सबसे अच्छी चीज है दिन रात का होना। और ऋतुओं में परिवर्तन, जो मौसम का परिवर्तन होता है वो इसी कारण होता है। जब हम पृथ्वी से थोड़ा ऊपर और चलते हैं, ध्रुवों पर अगर देखें, जैसे 8 से 18 किलोमीटर का रेंज, आप समझ लीजिए कि क्षोभ मंडल की सीमा मानी जाती है। जो क्षोभ मंडल का सबसे आखिरी बिंदु होगा, इसी को हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं। जब आप यहां से निकलना शुरू करेंगे, ये वाला एरिया आपका होगा क्षोभ मंडल, और जहां पर ये क्षोभ मंडल खत्म होगा उसी को कहते हैं क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि जितना भी मौसमी घटनाएं होती हैं, कह सकते हैं कि सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। जैसे कहें कि बादल का बनना, ठीक है, बादल का बनना, और क्या कहें, बिजली का चमकना, बिजली का, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, वर्षा होना, ये सारे की सारी प्रक्रिया किस मंडल में संपादित होती है? क्षोभ मंडल में। यह क्षोभ मंडल की बहुत बड़ी विशेषता है। आगे कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि सप्ताप मंडल और सूरज से निकलने वाली जो किरणें हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों को, या जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो कहां से क्षनित होकर के आती हैं? ओजोन परत का भारत की भूमि या दुनिया विश्व के भूमि को संरक्षित करने का जो उत्तरदायित्व है,
जो विश्व के लिए छनने का काम करता है वो कौन सा परत करता है। तब तक आप इसको भी पढ़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 9:30 से। जीएस की प्रैक्टिस क्लास रेगुलर चलेगी 9:30 से। जो भी लास्ट में बाराती आए हैं कल पहले आ सकते हैं 9:30, 20 मिनट पहले आकर के डेमो ले सकते हैं 2-4 दिन। ठीक है, आनंद से पढ़िए। धन्यवाद।